प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में, वाटर साइकिल भी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में बात की थी हमने, राइट। हम लोग पानी कहाँ से लाते हैं, कहाँ से हमारे घर में पानी आता है, हम दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे चर्चा की थी आज। और आज हम बात करेंगे क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में। तो चलिए पहले एक एक्टिविटी 3 का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि आपको एक गिलास लेना है हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, बाहर से उसको साफ कर लेना है। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, वेट फॉर 1 or 2 minutes, थोड़ा पानी अंदर डालो और 2-3 मिनट के लिए वेट करो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास की जो बाहर की साइड है क्या चेंजेस आए हैं उसको ऑब्जर्व करो। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, ये ग्लास के आउटर साइड में पानी के ड्रॉप्स आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, कहाँ से आए। कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। सो ये जो ग्लास के आजू बाजू की जो एयर है उसको अंदर जो बर्फ था उसने ठंडा कर दिया, आजू बाजू की एयर जो थी थोड़ी वार्म थी, उसके कारण जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस हो गए द सरफेस ऑफ द ग्लास, और वही कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के ग्लास पे चिपक गए। आपको घर पे पता ही ये सब होता ही है, ठंडा पानी पीते हैं तब, कोई भी ग्लास हो, स्टील का हो या कांच का हो। हेली हैज़ नोटिस्ड यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास इन विंटर मॉर्निंग्स, यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। कोल्ड मॉर्निंग में मतलब सर्दियों में मॉर्निंग में आपको कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स कई चीज़ों जैसे आपकी गाड़ी है, बाइक है, बाहर दरवाजे हैं, प्लांट्स हैं, वो ड्यू होता है। दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन, क्या यही भी कंडेंसेशन के कारण ही हुआ। यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग, हॉट समर मॉर्निंग में तो ये होता नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हाउ डज इट हैपन? एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। सो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है बरसात लाने में। ये एक चीज़ है जिसके कारण पानी वापस आता है हमारे सरफेस के ऊपर। सो व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर, जैसे जैसे हमारे ज़मीन की हवाएं ऊपर बादल में जाती है, आकाश में, इट्स गेट कूलर, ठंडी हो जाती है। एट सफिशिएंट हाइट्स द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स. It is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as a clouds. So बच्चों, यही जब गर्म हवाएं आसमान में जाती हैं, पानी की भाप कह ले या वाटर वेपर्स कह ले, हवा में जाने के बाद वो कंडेंस का मतलब होता है ठंडे हो जाते हैं और वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं और आपस में जुड़ के क्लाउड्स बन जाते हैं। ऊपर वो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं पर हमको नीचे से दिखता है, कह रहे देखो वो काले काले बादल, वाइट बादल, जो भी है। It so happens that many droplets of water come together to form larger sized drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. As it is written here, कई बार ये पानी के droplets साथ में जोड़ जाते हैं, उसकी साइज बढ़ जाती है और वो in the form of rain ज़मीन पे गिरने लगते हैं, जिसे हम rain कहते हैं। In special conditions, it may also fall as a hail or snow. Bujo has noticed fog near the ground in winter mornings. ग्राउंड में उसे फॉग दिखता है, धुम्मस। He wonders if this is also condensation of water vapors near the ground. What do you think? So ये जो धुम्मस बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं फॉग, ये कैसे बनता है ये भी आपको सर्च करना रहेगा डेफिनेटली। आपको ये पिक्चर में दिख रहा है वही। Thus water in the form of water vapor goes into the air by evaporation and transpiration, forms clouds and then come back to the ground as a rain, hail or snow. So इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की मदद से पानी जाता है जमीन पे से हवा में, यही पानी जमीन में से हवा में जाता है, फिर वो कंडेंस हो जाता है और वो कंडेंस हो जाने के बाद इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस जमीन पे नीचे आ जाता है। सो जैसे आपने देखा है यही वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन के थ्रू ऊपर जाते हैं और कंडेंसेशन होकर वापस क्लाउड बन के बरसात के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में और स्नो के स्वरूप में जमीन पे आके गिरते हैं। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 14.4, बैक टू द ओशियंस। कुछ पानी ओशियन में वापस चला जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या है। सो व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस. Most of the water that fall on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. मतलब हमारा जो ज़मीन का लेवल है, जितनी भी चीज़ें ओशियन से ऊपर है, इसलिए जब पानी बारिश से गिरेगा
सो फाइनली जाएगा तो वो दरिया में ही जाएगा, मतलब ओशन में जाएगा। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स। सो जो पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है वो जब पिघलती हैं, सो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स दे केम डाउन। फिर वही पानी में बहुत बाढ़ आती है तो वो पानी बाढ़ के द्वारा आगे बहते 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 दरिया से कनेक्ट हो जाते हैं और सारा पानी वापस ओशन में चला जाता है। Some of the water that falls on the ground as rain also flows in the form of rivers and streams. Most of the rivers cover long distances on the land and ultimately fall in the sea and ocean. However, water of some rivers flows into the lakes. So सारा पानी जिस तरीके से फ्लो रहता है उस तरीके से पानी चला जाता है दरिया के अंदर, चाहे वो बर्फ़ का पानी हो या रेन से गिरा हुआ पानी, लास्ट में जाना तो दरिया में ही है या तो फिर ग्राउंड वाटर में जाएगा। आगे बात करते हुए, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seeps in the ground. Most of this water becomes available to us as a groundwater. मतलब बारिश का पानी चलो गिरेगा ज़मीन के ऊपर तो थोड़ा सा पानी वापस इवापोरेट हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस हवा में चला जाएगा, पर कुछ वाटर रिवर में रह जाएगा, कुछ पॉन्ड में रह जाएगा और कुछ पानी ज़मीन में एज अ ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाएगा, जिसको हम हैंडपम्प से खींच के बाहर निकालते हैं या तो बोर से। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंडपम्प और अ ट्यूब वेल। द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूब वेल्स दैट आर यूज इन एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to the overuse is worrisome. मतलब लोग क्या करते हैं, शहर में सपोज हम रहते हैं तो कितने सारे लोग ग्राउंड वाटर का पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम हैंडपम्प या बोर कहते हैं। तो शहर में ही इतनी सारी खुदाई करके पानी निकालना, मतलब वाटर लेवल डाउन हो जाएगा ज़मीन का। सो ये चिंता करने वाली बात है, भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। पहेली wants to share a concern with you in those areas where the land has a little or no vegetation. The rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete, and this reduces the seepage of the rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of water. So यहाँ पे ये कहा गया, पहेली एक शेयर करना चाहती एक चीज़, कुछ एरिया में लैंड है लेकिन वेजिटेशन नहीं है, कुछ जगह पे लैंड नहीं है। द रेन वाटर फ्लो होता रहता है, कंटिन्यूसली होता है और सारा पानी बह के चला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंक्रीट होता है। सो इससे रेन वाटर ज़मीन में जाना चाहिए, वो रहता नहीं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर मिट्टी के ऊपर क्या लगा दिया हमने, कंक्रीट। ज़मीन में जाने की जगह नहीं मिलती ना, इसलिए ग्राउंड वाटर फिलअप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, वी नाउ नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई रेन, हेल और स्नो गोज बैक टू द ओशन। एक बात तो पता चल गई, पानी चाहे किसी भी फॉर्म में ज़मीन पे आए वापस ओशन में तो जाना ही है। Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into the air as a vapor, returns as a rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. So ये चक्र है, उसे साइकिल बोलते हैं, ये चलता ही रहता है। पहले ओशन से पानी इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सारी प्रोसेस ज़मीन पे आया, वापस वो बहते 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 दरिया में चला गया, वापस वो समर के बाद इधर आएगा, वापस जाएगा। ये एवरी ईयर साइकिल चलती रहती है, इसलिए तो सीजन्स होते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज अ वाटर साइकिल। सो इसी सर्कुलेशन मैनर को वाटर साइकिल का नाम दिया गया है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। ये जो वाटर का सर्कुलेशन है बिटवीन ओशन एंड लैंड, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, चलता ही रहता है, कभी स्टॉप नहीं होने वाला है। तो हमारे वहाँ जो रिवर है, पॉन्ड्स है, इसका जितना भी पानी है वो ऐसे ही मेंटेन होने वाला है, इस तरीके से मेंटेन होगा और इसी तरीके से मेंटेन हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। आगे हम बात करेंगे पॉइंट 14.5, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। अगर ज़्यादा बारिश गिरी तो क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, while there are places where it rains only for few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depends on the arrival of the monsoon. अगर हैवी बारिश हुई तो उसकी बात चल रही है। जब रेनफॉल होता है, सो वेरियस प्लेसेस टू प्लेसेस अलग अलग रेनफॉल होता है। कई जगह पे भारी रेनफॉल, कई जगह पे कम रेनफॉल, कई जगह पे नो रेनफॉल। सो इट डिपेंड्स करता है कि किस तरीके से रेनफॉल हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
जहाँ पर बहुत सारा रेनफॉल है वहाँ पर फ्लड आ जाता है, कहीं पर रेनफॉल नहीं है तो सूखा रह जाता है। पर जब भी रेनफॉल आता है सबसे ज़्यादा खुशी फार्मर्स को होती है, क्योंकि उन्होंने क्रॉप्स लगाए हुए होते हैं और वो क्रॉप्स तभी ग्रो करेंगे जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, राइट। सभी खुश होते हैं, इवन एनिमल्स, बर्ड्स भी खुश हो जाते हैं, राइट। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स। अगर हैवी रेनफॉल हो गया तो क्या होगा? अगर हैवी रेनफॉल आया तो आप देख सकते हैं यहाँ बाढ़ आ सकती है। रेन में लीड टू अ राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। सब कुछ भर जाएगा। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड, और फ्लड मतलब बाढ़ आ जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, पानी में बह जाएगा। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. आपने देखा होगा न्यूज़ में फ्लड आता है तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, पशु पक्षी बह जाते हैं, काफ़ी सारी कार, घर, लोगों का नुकसान होता है, काफ़ी सारे लोग मर भी सकते हैं। आगे बात करते हुए, ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स. They often get trapped on land areas and die when the flood water recedes. Rains also affect the animals living in the soil. Soil में रहने वाले कीड़े, कीटाणु, जो भी सांप है, जितने भी ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14.6 में है कि व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन। चलो रेन तो हो गया, देख लिया, बाढ़ आ गया, अब रेन नहीं होगा तो क्या होगा? कच्छ को याद करो, कच्छ, राजस्थान, रेगिस्तान, जहाँ बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? पेड़ पौधे कुछ नहीं देखने को मिलता, नदी नहीं, रिवर नहीं, पॉन्ड नहीं, नथिंग। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर ईयर और मोर? द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन. द सॉइल बिकम्स ड्राई. द लेवल ऑफ वाटर इन ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to a drought. Drought का मतलब है सूखापन, बंजर ज़मीन। पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जितना भी ज़मीन में पानी है, इवापोरेशन के थ्रू धीरे धीरे सब चला जाएगा। रिवर सूख जाएगी, पॉन्ड सूख जाएंगे, कुएं में पानी नहीं होगा, तो होगा क्या? ड्राउट। एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं और झगड़ते हैं। In drought conditions, it is difficult to get food and fodder. Fodder का मतलब है गाय भैंस को खिलाने वाली पौधे। Heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? What happens to the animals and the vegetation in these conditions? Try and find out about this talking to your parents and neighbors and by reading about from the newspapers and magazines. So यहाँ पर लिखा है कि अगर रेन नहीं होता है तो क्या असर होती है। सो आप अपने बड़ों को पूछो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंटरनेट से ढूंढो, अपने फ्रेंड्स फैमिली से पूछो, कितनी डिफ़िकल्टी सहन करते हैं ये लोग। गुजरात में है कच्छ, सूखी ज़मीनें हैं, पेड़ पौधे कम हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वहाँ पानी की कीमत सबको पता है और यहाँ हमें पानी की कीमत नहीं पता है। हम बाल्टी की बाल्टी पानी ज़मीन पे गिरा देते हैं अपनी गाड़ी, साइकिल, स्कूटर धोने में, और वो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को। हाउ कैन वी कंजर्व, एक टॉपिक जो हमारे पास है, पानी को कैसे बचाया जाए। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used as anymore. The total amount of water on the earth remains the same, but the water available for the use is very limited and it is decreased with the overuse. So यहाँ पर clearly लिखा है कि small fraction of water ही धरती के ऊपर available है। किसके लिए? Plants use, animal use, human use, सभी के लिए। Most of the water ocean में जो हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो नमक वाला है, जब ग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? वो पानी भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो अर्थ पे है वो बहुत ही कम है हमारे लिए एज अ फ्रेश वाटर, और वो दिन ब दिन हमारे ही कारण घटता जा रहा है। सो हमें सोचना चाहिए पानी को कैसे बचाया जाए। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे.
The number of people using water is increased with rising population. In many cities, long queues for collection of water are a common sight. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. So cities में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है, लंबी कतार लगती है पानी भरने के लिए, एज वेल एज पानी का उपयोग इंडस्ट्रियल एज वेल एज फूड प्रोड्यूसिंग होटल्स हैं, बहुत सारी कॉमर्शियल चीज़ों में यूज़ हो रहा है पानी। आगे लिखा है टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज केयरफुली, वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। सो सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, पानी का जो यूज़ है, जो आज ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, मेन चीज़ जो लर्निंग है वो है पानी को बचाना है। किस तरीके से बचाना है वो आपके हाथ में है। एक और मेथड है यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरीके से रेन वाले वाटर को स्टोर किया जाए, बचाया जाए। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू कलेक्ट रेन वाटर्स एंड स्टोर फॉर द लेटर यूज। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ पानी गिरता है वही उसे जमा करो, जैसे डैम होता है वैसे ही। What happens to the rain water that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? जब concrete roads और बिल्डिंग है, पानी गिरता है वो ज़मीन में जा ही नहीं पाता है। It flows into the drains, सही ना, गटर में चला जाता है। From there water goes to the rivers or lakes which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. So एक तो नेचुरल तरीके से और फ्री में जो पानी हमारे पास आता है बादल से, वही पानी रोड पे, सीमेंट पे, घरों पे गिर के वो गटर में चला जाता है, गटर में से नदी नाले में चला जाता है, और वो पानी लाने के लिए वापस से मेहनत करनी पड़ती है और पैसे लगाना पड़ते हैं। इससे अच्छा है हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, घर पे ही पानी को स्टोर करें, पानी की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी ना पूरे शहर में। सोचने वाली बात है। Here 2 techniques of rainwater harvesting are discussed. 2 टेक्निक्स बताइए। Let's read. Rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through the pipes. This water may contain soil from the roof and need to filter before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into the pit to the ground. This then seeps into the soil or recharge the refill the groundwater. 2 चीज़ कर सकते हैं। किसी का घर बड़ा है, बड़ी सी टंकी है, तो 2 पाइप करवाओ। एक पाइप आप टंकी में चला जाएगा तो टंकी फुल की फुल रहेगी आपकी पानी की, उसको फिल्टर करके यूज़ करो क्योंकि उसमें मिट्टी भी रहती है। दूसरी बात, एक पाइप डायरेक्ट ग्राउंड, ज़मीन में थोड़ा खड्डा खुदवाओ, उधर ही जाने दो, ताकि वो पानी सारा ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो आज नहीं और फ्यूचर में अगर रेन नहीं हुआ तो वहीं से वापस खींच के निकाल सकते हैं। सोचने वाली बात है ये भी। सेकेंड जो मेथड है, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट्स रेन वाटर। रेन वाटर की अलग से लाइन बनाओ, उसमें गटर का पानी मिक्स मत करो और उसी पानी को डायरेक्ट ज़मीन में जाने का रास्ता देना चाहिए। सो सारा पानी ज़मीन में चला जाएगा और ग्राउंड वाटर फिल हो जाएगा। सही कहा ना। सो समरी में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर हवा में ऐड हो जाते हैं थ्रू इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, फिर वो ऊपर जाते हैं, वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। फिर वही क्लाउड्स बनते हैं, हमको दूर से दिखाई देते हैं क्लाउड्स, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स बन के नीचे आते हैं एज अ रेन, स्नो एंड हेल। रेन, हेल एंड स्नो वापस हमारे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, सॉइल के सब जगह को पानी से भर देते हैं। यही सर्कुलेशन चलता है, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ज़्यादा रेन हो जाए तो उसे फ्लड कहते हैं और कम रेन हो जाए तो उसे ड्राउट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ बहुत लिमिटेड है, तो एक बात ध्यान रखना, पानी का उपयोग अच्छे से सोच समझ करके करना। तो मेन टॉपिक था हमारा ये चैप्टर का कि पानी कहाँ से आया, कितना यूज़ किया, कैसे यूज़ करना चाहिए और कितना पानी हमें यूज़ करके बचाना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। नहीं तो आज पेट्रोल की ये कीमतें हैं, कल पानी की ये कीमत होगी। सोचना, फैसला आपके हाथ में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।